हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विनयकांत भल्ला और मैं आपका स्वागत करता हूं रिवीजन सीरीज में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, रफ नोटबुक साथ में तैयार रखना, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है और लिखते जाना है, ठीक है। लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, तो सारा कुछ लिखते जाना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है रिविजन के लिए। आप लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट करना है इस रिविजन सीरीज में। द थिंग इज, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से करते जाओ। प्रैक्टिस के लिए इसी में ही क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं मैं, प्रीवियस ईयर्स के भी, और जो क्वेश्चन मैं क्लास में सिखाने के लिए कराऊंगा वो भी एक बार आपको सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप जब लेक्चर खत्म होने के बाद थोड़ा सा रिवाइज करोगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमें एनएलएम स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो हम लोग आज फोर्स के बारे में बात करेंगे, लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, एनएलएम लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले फोर्स से। तो इस चैप्टर का बेसिक से सारा का सारा फोर्स है। फोर्स में क्या होता है, फोर्स लग रही होगी तो क्या होगा, उस फोर्स से क्या होगा, 10 फोर्सेज होंगी तो क्या होगा, इस सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फोर्स की बात करूं, स्टेट ऑफ ए बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वेलोसिटी। तो ऐसा नहीं होता कि अगर किसी पे फोर्स लग रही है तो वो रेस्ट पे हो जाएगा या फिर वो मूव करने लग जाएगा। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर चाहे फोर्स लग रही है चाहे नहीं लग रही है, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो वो मोशन रेस्ट में कहलाएगा, और अगर उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है तो वो मोशन में कहलाएगा। और अगर आपको स्टेट ऑफ ए बॉडी चेंज करनी है, तो चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी वी नीड फोर्स। बिना फोर्स के स्टेट ऑफ ए बॉडी चेंज नहीं होती, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसको मूव कराना है, तो वी रिक्वायर है फोर्स। फोर्स इज बेसिकली साइंटिफिक नेम गिवन टू द पुश और पुल। तो आप लोग बचपन में पढ़ते थे पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, तो अभी भी हम वही रखेंगे, हम इस पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लाएंगे। सिंपल, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। नाउ लीनियर मोमेंटम की जो डेफिनेशन है इंग्लिश में वो कुछ ऐसी है: क्वांटिटी ऑफ अ रेक्टिलिनियर मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स लीनियर मोमेंटम। तो हमारे पास यदि कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना मोशन कंटेन्ड है, उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और लीनियर मोमेंटम आप लोग जानते हो इसके बराबर होता है, हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम होता है, पी वेक्टर दैट इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। तो मोशन के लिए सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी नहीं, मास भी इंक्लूड होता है। तो मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर होता है। अब जैसे अगर आपके पास एसआई यूनिट की बात की जाए, तो हमारे पास हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड के बराबर। और एज यू कैन सी, पी वेक्टर और वी वेक्टर लिखा है, तो पी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो आगे आएगा। अभी फिलहाल हमको बस इतना याद रखना, पी वेक्टर इज गिवन बाय एम इनटू वी वेक्टर के बराबर होता है। आप अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे, तो मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा लिख सकते हो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका थोड़े थोड़े कॉम्बिनेशन आते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह। तो जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और यहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो ये आप लोगों, ऑब्वियसली आप लोग पढ़ चुके हो ये सारी चीजें, जस्ट टू रिकॉल यू, कि आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाय 2m भी लिख सकते हो, या फिर आप मोमेंटम को लिख सकते हो 2m काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। इनकेस आपको कभी रिक्वायरमेंट पड़े तो इनका ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था हमारे पास लीनियर मोमेंटम के बाद। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है लीनियर मोमेंटम के बाद, लेट्स टॉक अबाउट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, वैसे तो बहुत सारे नियम दिए थे, अगर आप पूरी 11th 12th की फिजिक्स उठाओ तो न्यूटन के नियम ही खत्म नहीं होते। बट इस चैप्टर में जो 3 लॉ हमें पढ़ने हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले इनर्शिया पढ़ते हैं, और इनर्शिया पे बेस्ड फर्स्ट लॉ होता है। इनर्शिया होता है, इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर by virtue of which it resists any change in its state। तो अगर हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट खुद से चेंज नहीं करने देती है, वो होता है इनर्शिया। जैसे हमारे पास मान लो कोई बॉल है और वो ग्राउंड पे पड़ी है, आपने फुटबॉल की किक मारी थी कभी बचपन में, और वो ग्राउंड था बड़ा सा, बहुत दूर जा गिर गया, आपने कहा हटाओ मैं नहीं छेड़ रहा उसको, वो वहीं पड़ी है, वो पड़ी ही पड़ी है ना। तुम 10वीं में आए, तुम 12वीं में आए, तुम 13वीं में आए, तुम लोग कॉलेज पास कर लिए, तुम लोग IITian बन गए, तुम लोग सब कुछ कर गए, वो बॉल वहीं के वहीं पड़ी है, क्योंकि बाहर से कभी किसी ने उसको छेड़ा ही नहीं। किस वजह से वो नहीं मूव करी, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब ना इनर्शिया दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है कि अच्छा इसका इनर्शिया ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है।
इनर्शिया मास से डिपेंड करता है, तो आपके पास जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप एक छोटी सी प्लास्टिक वाली बॉल की बात करो और अगर आप एक बहुत भारी सी शॉटपुट खेला कि बचपन में रख के मारते थे, शॉटपुट वाली लोहे वाली बॉल, वो रखो, दोनों में से किसको मूव कराना आसान है? ऑब्वियसली जिसका मास कम है, प्लास्टिक वाली बॉल, उसको मूव कराना आसान है, इसलिए उसका इनर्शिया भी कम है। लोहे वाली बॉल का मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसको मूव कराना मुश्किल होगा। तो यहां से आपको आइडिया लग जाता है इनर्शिया की भावनाएं क्या है, वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑब्वियसली, एंड इट सेज लॉज ऑफ इनर्शिया, an object at rest will remain at rest and an object in motion will continue to move in uniform motion until or unless an unbalanced external force is applied on it। और ये आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, लिखते आ रहे हो, अच्छे से रटा हुआ है। तो अब आप लोगों के बोर्ड तो है नहीं, मतलब 11th के पेपर तो है नहीं, तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, तो जैसा अब आपको पता है दैट इज सफिशिएंट। सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मेनली क्वेश्चन बनते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो 9वीं 10वीं में जब फोर्स की बात की जाती है तो कुछ ऐसा कहा जाता है कि देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, और वेक्टर फॉर्म में फोर्स वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी वेक्टर बाय डीटी होता है। फिर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो और आपके पास से आ जाता है के टाइम्स डीपी वेक्टर बाय डीटी, और एफ और पी के ऐसे यूनिट्स रखे जाते हैं कि हमारे पास के की वैल्यू 1 आ जाती है। तो मतलब अगर आप डीपी वेक्टर को 1 केजी मीटर पर सेकंड लोगे और डीटी वेक्टर को 1 सेकंड लोगे तो ये हमारे पास 1 न्यूटन आ जाएगा, और ये हमारे पास के की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू 1 आती है। इसमें ज्यादा डीप डाइव नहीं करना है, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डीपी वेक्टर बाय डीटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सर फिर वो फोर्स एम ए किस बराबर होता था? एम ए भी यहीं से आता है, कैसे आता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास लीनियर मोमेंटम है पी वेक्टर, हमने तो आज तक एफ इक्वल टू एम ही पढ़ा था, ये तो पहली बार सुन रहे हैं कुछ लोग तो, है ना, तो पता तुम लोग यही करते हैं। पी वेक्टर हमारे पास जो होगा वो एम इंटू वी वेक्टर के बराबर होगा, वी ऑल नो दैट राइट। अगर पी वेक्टर एम इंटू वी वेक्टर के बराबर है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा डीपी वेक्टर बाय डीटी, नाउ ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एम वी वेक्टर। नाउ द थिंग इज कि आप m को इस डिफरेंशिएशन से बाहर कब ला सकते हो? आपको पता है ना 2x का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो 2 को बाहर ले लेते हैं, फिर x का डिफरेंशिएशन, तो वो 2 को हम बाहर तभी ला पाते हैं जब वो कांस्टेंट होता है। नाउ इसके बाद मैं ये बोलूंगा कि यदि इफ इफ आई डबल एफ वाला होता है, इफ एंड ओनली इफ मास इज कांस्टेंट, तो हम मास को बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास जो डीपी वेक्टर बाय डीटी हो जाएगा m टाइम्स डीवी वेक्टर बाय डीटी। तो लेफ्ट साइड में अपने पास डीपी वेक्टर बाय डीटी लिखा हुआ है जिसको मैं लिख सकता हूं फोर्स वेक्टर, और इस तरफ लिखा हुआ मास इंटू डीवी वेक्टर बाय डीटी को मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये सिनेरियो आ जाता है फोर्स और एक्सेलरेशन। तो ये सेकेंडरी फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा सेकेंडरी फॉर्मूला रहेगा, दिस इज नॉट योर प्राइमरी फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो F इज इक्वल्स टू एम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम F इक्वल टू डीपी वेक्टर बाय डीटी, और जब P को आप mv लिखते हो, मास को कांस्टेंट लिखते हो, तब जाके फॉर्मूला आता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अगर मास मान लो वेरी करता होता तो आप मास को बाहर नहीं ला पाते, तो आपके पास ये नहीं आता। वेरिएबल मास का केस भी हमारे पास आता है, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा आगे बढ़ के। तो अभी हम लोग फिलहाल इतना ही समझेंगे, बेसिक फॉर्मूला इज दिस, एंड हमारे पास F इक्वल टू एम यहां से आ रहा है। नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट्स इन ए पेयर, they are always equal and opposite, they always acts on two different objects। तो हमारे पास बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल एंड ऑपोजिट होता है थर्ड लॉज ऑफ मोशन में। ये हमेशा ऑपोजिट एक्ट करते हैं और दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, कभी भी एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में एक छोटा सा चीज पूछ ली जाती है काफी बार कि बताओ अगर हमारे पास ये अर्थ है एंड ये मान लो कोई एप्पल है, ठीक है। क्वेश्चन इज कि इस एप्पल पे ऑब्वियसली कोई फोर्स लग रही होगी, वो फोर्स इसका वेट कहलाता है ना, आप लोग बचपन से जानते हो वो फोर्स इसका वेट कहलाता है। तो इफ कंसीडरिंग दिस वेट एज योर एक्शन व्हाट विल बी द रिएक्शन? अगर आपको ये वेट एक्शन लग रहा है
तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा बेसिकली, आप इसको ऐसे समझो, एक्शन रिएक्शन जब भी जानना हो ये समझो, पहले वाले ने दूसरे पे जो फोर्स लगाई, दूसरे वाले ने पहले वाले पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाई, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे हमेशा वो फोर्स लगती है ना। अगर ऐसा सिनेरियो है, इस एप्पल पे ये वेट वाली फोर्स लगाई कितने, तो आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, किसने ये फोर्स लगाई है? ऑब्वियसली अर्थ जो होती है वही ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचती है, तो ये जो फोर्स है अर्थ अपनी ओर खींच रही है, तो अगर अर्थ एप्पल को अपनी ओर खींच रही है तो एप्पल अर्थ को अपनी ओर खींचेगा, वही सेम फोर्स लगाएगा, सो दिस फोर्स विल बी द रिएक्शन। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना। ये भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सर ये छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हो आप लोग, ये भी पूछ सकते हैं। सुन लो ध्यान से एक एक चीज, जो चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा वही कराएंगे। अभी फिलहाल हमें भी पता है कि टाइम बहुत कम है, अगर 2 दिन में एनएलएम और फ्रिक्शन कराना है, 3 दिन में एनएलएम और फ्रिक्शन कराना है, तो बेस्ट आउट ऑफ जो भी हमें चाहिए देना है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो दिया जाएगा, आप लोग इस पे फोकस करना। नेक्स्ट आता है मोर ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे हमारी चीजें खत्म नहीं होती है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन इसी पे आते हैं, तो हम इस पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो देखो, अगर आप एफ वेक्टर की बात कर रहे हो तो हमने देखा डीपी वेक्टर बाय डीटी के बराबर होता है। दिस फॉर्मूला इज गिविंग यू द इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स, तो ये आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स दे रहा है फॉर्मूला। अगर आप बात करते हो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर की, ये फॉर्मूला भी आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स दे रहा है, लेकिन ये तब है जब आपके पास ए वेक्टर क्या हो, मतलब एम क्या हो, कांस्टेंट हो। तो दिस इज आल्सो इंस्टेंटेनियस फोर्स व्हेन एम कांस्टेंट। अब अगर अपने को एवरेज वैल्यू चाहिए, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास हमें पता है फोर्स वेक्टर इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम लिखा हुआ है, कुछ डीपी वेक्टर बाय डीटी लिखा हुआ है। अगर आप यहीं से ही अगर आप वैल्यू निकालना चाहो एफ एवरेज वेक्टर की, तो ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको हम लोग थोड़ा खेल करेंगे, अलग अलग फॉर्म में देखेंगे कैसे कैसे दिखता है ये, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो देखो ध्यान से, पहला तो आप डेल्टा पी वेक्टर को लिख सकते हो एफ एवरेज वेक्टर इक्वल्स टू पी फाइनल वेक्टर माइनस डिवाइड बाय टाइम टेकन डेल्टा टी। आप उसको टी फाइनल माइनस टी इनिशियल भी लिख सकते हो, बट दैट्स फाइन, कैसे भी लिख। ये एक हमारे पास एवरेज फोर्स वेक्टर आ गया। आप मोमेंटम को भी तो मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हो। जब मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिखोगे, आपके पास एफ एवरेज वेक्टर क्या आ जाएगा, एम इंटू वी फाइनल वेक्टर माइनस एम इंटू वी इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। और आप इससे लिख सकते हो एफ एवरेज वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इंटू वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये अलग अलग फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, यूज आएंगे इन सब के, तो ध्यान रखना इन सब चीजों को। ठीक है, तो और क्या यूज होता है इन सब चीजों का, और यूज ऐसा कुछ होता है, आप वापस इस पे आओगे तो आपको दिखेगा एफ वेक्टर डीपी वेक्टर बाय डीटी है। हाउ अबाउट मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखूं, लेट्स से नो, अगर एफ वेक्टर मेरे पास डीपी वेक्टर डिवाइडेड बाय डीटी, तो क्या मैं डीपी वेक्टर को लिख सकता हूं एफ dt, और दोनों तरफ में इंटीग्रेशन कर, तो मान लेते हैं सब समय t1 था तब मोमेंटम p1 वेक्टर था, जब समय t2 है तब 2 वेक्टर है। आप इसको वैल्यूज पुट करोगे तो आ जाएगा p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ डी टी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, t1 वेक्टर से t1 से लेकर t2। अगर आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाला, दिस p2 माइनस p1 इज व्हाट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दिस फैक्टर इज योर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आपको अगर फोर्स दे दी जाए, आपको फोर्स वेक्टर दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि इस समय से इस समय तक जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसपे फोर्स लग रही है उसको मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, दिस इज हाउ यू आर गोना डू इट। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो
अगर भैया मोमेंटम को मैं मास इनटू वेलोसिटी लिख दूंगा तो मास कॉमन ले लेंगे, मैं इधर से भी mv2 mv1 लिख लूंगा तो आ जाएगा m इंटू v2 माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू f dt इंटीग्रेशन t1 से लेकर t2। आपको वो वेलोसिटी में चेंज भी पूछ सकता है, वो बोल सकता है इतनी फोर्स लग रही है इस समय से इस समय तक, 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, बताओ कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो भी पूछता है। फिर वो क्या कर सकता है, वो आपसे ग्राफ में भी बातें कर सकता है। जब वो ग्राफ में बातें करता है तब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कौन सी चीज क्या प्रोवाइड करती है। जैसे कि सिंपल, अगर आप इस पे आओ बेसिक फॉर्मूला पे, ओहो ओहो, हमारा बोर्ड रो रहा है थोड़ा सा, लेट इट बी। हमारे पास, रोना बंद कर, डोंट वेस्ट। देखो हमारे पास जो फोर्स है dp बाई dt के बराबर है। अगर फोर्स हमारे पास dp बाई dt के बराबर है तो यू कैन से दिस इज स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। आपको अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ दे दिया जाए और फोर्स पूछ ली जाए तो आपको स्लोप चाहिए होती है। वहीं आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो dp इज एफ डी टी, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इनफैक्ट वेक्टर फॉर्म में ले लेते हो, तो आ जाएगा p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी t1 से लेकर t2। दैट मींस ये हमारे पास एफ डी टी इंटीग्रेशन क्या होता है। अब देखो वाई डी एक्स इंटीग्रेशन हमारे पास होता है एरिया अंडर द कर्व, आप लोग 12th में पढ़ चुके पूरा का पूरा एओडी, तो एरिया अंडर द कर्व एयूसी। तो हमारे पास जो एफ डी टी इंटीग्रेशन होगा दिस इज एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व। तब देख लो एक ही फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें बनी जा रही है बनी जा रही है बनी जा रही है, तो कुछ भी पूछ सकता है, यू शुड नो कि कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। तो हम एक बार आइडिया ले रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो बस चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमारे पास ये आ जाता है एरिया अंडर एफ टी कर्व। तो क्योंकि इन सिर्फ इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इसलिए मैं आपको सारी चीजें दिखा दे रहा हूँ, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर मैं आपको पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी होमवर्क्स एज वेल, तो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आने से पहले, पीवाईक्यूज पे आने से पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जो कि हमने पढ़े हैं उस पे बेस्ड। सबसे पहला एग्जांपल, क्योंकि हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस फोर्स होती है वो dp वेक्टर बाई dt होती है। p वेक्टर आपको किसी भी फॉर्म में दे सकता है, वो p वेक्टर को जैसे टाइम की फॉर्म में उसने डायरेक्ट ही दे दिया। एग्जांपल ले लेते हैं, p वेक्टर मान लो उसने आपको दे दिया 2t स्क्वायर आई कैप माइनस, क्वेश्चन इज फाइंड फोर्स एट इज इक्वल, तो सेकंड में बताओ कितनी फोर्स लग रही है। सिंपल सी चीज है, आप कहोगे कि हमारे पास फोर्स वेक्टर होता है dp वेक्टर बाई dt, और हम लोग क्या करेंगे कि एफ वेक्टर अगर मुझे चाहिए dp वेक्टर बाई dt चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा 4t आई कैप माइनस, और जब t की वैल्यू 2 रखोगे तो हमारे पास जो फोर्स वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 टू 8 आई कैप माइनस 3 जे कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए हो तो आप बस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, वो आपसे एवरेज फोर्स पूछ सकता है। सेकेंड एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, मान लो हमें कहा गया है कि ये ग्राउंड है और हमने एक बॉल को रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर रिलीज किया गया है 5 मीटर, तो बॉल नीचे जाती है, टकराती है, टकरा के ऊपर आती है, और अब ये कहा गया टकराने के बाद वो मात्र 1.8 मीटर पर ही आ पाती है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये नीचे आई, टकराने के बाद ये ऊपर गई और ये यहां पर आके रेस्ट पे आ गई। हमें कहा गया है कि यहां पर ना जो इसने टाइम वो 0.02 सेकेंड्स का, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतने समय के लिए ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, ऑब्वियसली देखो बॉल आई होगी,
टकराई होगी, फिर वापस चली गई। वो टाइम बहुत कम होता है ना, आप भी तो बॉल से खेलते हो ना, नीचे जमीन पे मारते हो तो बहुत थोड़े समय के लिए टकराती है, वापस आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत कम समय के लिए टकराई है और हमें बताना है कि इस केस में कि कितनी एवरेज फोर्स लगी होगी। फाइंड एवरेज फोर्स ऑन द बॉल। द इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट के समय पर उस पर एवरेज फोर्स कितनी लगी है हमें ये बताना है। तो इम्पैक्ट छोटे से समय का था 0.02 सेकंड का, उस पे फोर्स निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होगी। एवरेज फोर्स निकालने के लिए जब हमने बात की थी, हमने कहा था चेंज इन लीनियर मोमेंटम और टाइम टेकन देखेंगे। लीनियर मोमेंटम के लिए हम वेलोसिटी का यूज कर सकते हैं, तो हम वेलोसिटीज वगैरह का यूज करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें मास दिया हुआ है, लेट्स से 2, दिस इंफॉर्मेशन इज, और अब हमें सॉल्व करना है। आप लोग क्योंकि मोशन इन 1D पढ़ चुके हो, मैं कुछ कुछ चीजों का यूज कर रहा हूं, तो आपकी थोड़े से उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपके पास बॉल 5 मीटर हाइट से गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी। हमें पता है कि जब बॉल नीचे आती है तब उसकी वेलोसिटी होती है √2 g h के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 2 × 10 × हाइट इज 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो जब वो वेलोसिटी बॉल टकराई 5 मीटर नीचे आने के बाद, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो 1.8 मीटर से ऊपर जा रही है, उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, लेट्स से v डैश ले लेते, और यहाँ पर 1.8 मीटर ऊपर जा रही है, तो हमारे पास जो हाइट का फॉर्मूला होता था, हाइट h u² / 2g आप लिखते थे। अगर आपको v u की वैल्यू चाहिए तो आप अभी तो √2gh ही ले रहे, नीचे आने पे फॉर्मूला होता था, तो उसी का ही ऑपोजिट ये फॉर्मूला होता है, सेम ही होता है। तो आपके पास जो वेलोसिटी v डैश आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 10 × हाइट। हाइट इसको आपको 1.8 दी हुई है, 1.8 का रूट। अब 1.8 × 10 तो 18 हो जाएगा, 18 तो 36, 36 का रूट हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 6 मीटर पर। तो आपके पास सिनेरियो कुछ ऐसा बन गया। सो वो कह रहा है जो बॉल आई वो नीचे आई 10 मीटर पर सेकंड से, और जो बॉल ऊपर गई वो ऊपर गई 6 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है एवरेज फोर्स कितनी लगी, और एवरेज फोर्स निकालने के लिए आप क्या कहोगे, हमारे पास जो एफ एवरेज होगा वो हो जाएगा m ई फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय टाइम टेकन। मास हमें 2 kg दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी टकराने के जस्ट बाद जो वेलोसिटी दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी, और ये हो जाएगा 6 ऊपर की ओर है तो j कैप, तो आ जाएगा 6 कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये नीचे की ओर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो हम लिखेंगे 10 और हम लिखेंगे माइनस का j कैप डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना दिया, 0.02 आई गेस, 0.02 सेकंड्स का। तो ये टाइम हो जाएगा अपने पास 0.02 सेकंड्स का, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2 × 100 डिवाइड बाय 2, क्या जाएगा 6 + 10, ठीक है। तो भैया 2 से 2 काट दो, और 10 16 होता है, तो आ जाएगा 1600 न्यूटन, ठीक है। ये कैप इंडिकेट्स फोर्स ऊपर की ओर लेगी, और ऑब्वियसली जब आप बॉल को नीचे मारोगे तो फोर्स कहां लेगी, ऊपर लेगी, तो हमारे पास एवरेज फोर्स आ जाएगी, एफ एवरेज। ठीक है, इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन आगे समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते जाना है। और अपने पास क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इसी चीज पे हम लोग एक ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ग्राफ में मैंने आपको बताया था, अगर आपको P और T का ग्राफ दिया हो तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है dp/dt से, तो आपके पास जो फोर्स इक्वल टू dp/dt है, तो स्लोप pt ग्राफ आ जाता है, और dp वेक्टर इक्वल टू fdt होता है, आपका चेंज इन मोमेंटम fdt का एरिया आता है। तो आपके पास यहाँ से दो चीजें आती हैं, तो देखो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कैसा होगा, तो क्वेश्चन इज कि आपको कहा गया है ये हमारे पास फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार है, ये हमारे पास 2 न्यूटन है, ये हमारे पास 6 न्यूटन है,
और ये जो समय है 10 सेकेंड। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय 10 मीटर। क्वेश्चन इज फाइंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या यूज करना है, वही जो आप लोगों को समझाया है अभी तक, उसी चीज का यूज करना है। बड़ा सिंपल सी चीज है। अगर आपके पास एफ टी ग्राफ है, एरिया निकालोगे तो एफ डी टी इंटीग्रेशन होगा, और वो एफ डी टी इंटीग्रेशन आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम देगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। तो आप जब कहोगे कि मेरे पास P2 माइनस P फाइनल माइनस P इनिशियल की अगर मैं बात करूं, तो वो हमारे पास आ जाएगा एफ डी टी बराबर, और एफ डी टी इंटीग्रेशन क्या होगा, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ अंडर एफ टी ग्राफ। तो P2 P फाइनल माइनस P इनिशियल को मैं लिख सकता हूं M इंटू P फाइनल माइनस V इनिशियल एरिया। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मास कितना है अपने पास, 2 किलो है, तो 2 लिख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी में फाइंड करनी, इनिशियल वेलोसिटी उसने बोला 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू द एरिया। अब अगर आप एरिया की बात करोगे, इस केस में हमारे पास जो एरिया हो जाएगा है तो ये ट्रेपेजियम, हमें ये वाला एरिया चाहिए, दिस इज द एरिया वी नीड। तो आई विल से हम यूज करते हैं कोई हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये है, ये 2 है, ये 6 है, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10, तो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा v फाइनल माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1/2, कुछ 6 और 2 8 डिवाइड बाय 2 10, मतलब ये वाला 2 में नीचे ले गया, तो 2 टू द 4 होता है, ये आ जाएगा। तो बस v फाइनल आ जाएगा 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी विल बी 30 मीटर पर सेकेंड इन दिस केस। तो हमारे पास ये वैल्यू आ, तो इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, और वो कैसे क्वेश्चन है अब हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे। और आप लोगों को पता है व्हाट यू कैन डू इज, मैं आप लोगों को जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं, जस्ट डू वन थिंग, जब भी आप क्वेश्चन देख, जब ये लेक्चर देख रहे हो, तो आप साथ साथ में वो क्वेश्चन ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो खुद से, और फिर आप सॉल्यूशन देख लो। दैट विल बी द बेस्ट वे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एक साथ, चाहे ये लेक्चर 1.5 घंटे का लेक्चर आपका 2.5 घंटे का बन सकता है उसमें, बट एटलीस्ट आपका 2.5 घंटे में सब खत्म हो गया। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप अगला लेक्चर देखोगे वो 2.5 घंटे लगाना और उसमें खत्म हो जाएगा। इस वे में करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको फिर दोबारा से रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, आपके नोट्स भी साथ साथ बन जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। इतना कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं कैसे है क्वेश्चन। force on an object of mass 100 gram is 10 I cap plus 5 J cap Newton. The position of that object at t is equals to 2 seconds is a I cap plus b J cap meter. After starting from rest, the value of a by b will be equal to, okay. Now ये हमारे पास एनएलएम का कम है, मोशन इन 2D का ज्यादा है, बट स्टिल क्वेश्चन है फोर्स का ही, तो एनएलएम में ही आता है ये। तो आप लोग बड़ा सिंपली कर सकते हो। देखो इसने क्या बोला है, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 ग्राम, हम मास को लिख लेते हैं 0.1 kg, और आपके पास फोर्स दिया 10 I कैप प्लस 5 J कैप। तो जब आप एक्सेलरेशन वेक्टर निकालोगे, आप लिखोगे फोर्स वेक्टर डिवाइड बाय मास, तो आ जाएगा 10 I कैप प्लस 5 J कैप डिवाइड बाय 0.1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 I कैप प्लस 50 J कैप, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ। उसने बोला है कि द पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो एस वेक्टर होता है वो होता है u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0, हटाओ इसको, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास हाफ इंटू a वेक्टर विच इज 100 I कैप प्लस 50 J कैप इंटू टी का स्क्वायर। t उसने बोला 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो एक 2 से 2 काट दोगे, तो जो हमारे पास उसकी पोजीशन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, क्योंकि इसने इनिशियल पोजीशन के बारे में बात नहीं की, तो कंसीडरिंग इनिशियल पोजीशन एट ओरिजिन, हमें मानना पड़ेगा, हमें नहीं दिया ना, हम इन जनरल कोई और 1,1 ले नहीं सकते, हमारे पास जो सबसे बेसिक चीज हो सकती है वो हम ओरिजिन ले सकते हैं।
तो अगर वो स्टार्टिंग में ओरिजिन पे है और अब यहां पर है तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो उसकी ए आई कैप प्लस बी जे कैप के बराबर हो जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस फैक्टर, तो आ जाएगा 200 आई कैप प्लस में 100 जे कैप। तो दिस फैक्टर शुड बी इक्वल टू ए एंड दिस फैक्टर शुड बी इक्वल टू बी। तो हमारे पास जो a बाय बी की वैल्यू आ जाएगी वो 2 के बराबर है, तो दैट रेशियो विल बी दैट केस। क्लियर, सिंपल, आसानी से चीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि a ball of mass 0.15 kg hits the wall with initial speed 12 meter per second and bounces back without changing its initial speed. If the force applied by the wall on the ball during the contact is 100 Newton, calculate the time duration of the contact of the ball with the wall. तो ये हम कर चुके हैं ऐसा, तो I will give you this as a homework, आप इसको होमवर्क मान के चलो। नेक्स्ट देखो, मतलब आप अभी पॉज करके ये वाला क्वेश्चन कर भी सकते हो, है ना, दैट विल बी अ गुड थिंग टू डू। नेक्स्ट क्या करें, a bullet of mass 0.1 kg is fired from a wooden block to pierce through it, but it stopped after moving a distance of 50 centimeter into it. If the velocity of bullet before hitting the wood is 10 meter per second and it slows down with uniform deceleration, then the magnitude of effective retarding force. तो क्योंकि ये हमारे पास सेकंड लेक्चर मतलब मोशन इन प्लेन पे डिपेंड, मोशन इन प्लेन जिसका क्वेश्चन है, तो आप लोग ये यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन निकालना है और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगी। तो ऑल यू हैव टू डू इज इसको मोशन इन प्लेन के अकॉर्डिंग चलो, इनफैक्ट मोशन इन 1D से ही हो जाएगा। मोशन इन 1D से चलो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, v स्क्वायर माइनस v इक्वल टू as लगाओ, जो भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है दोनों में से देखो क्या लग रहा है एंड बस उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क एज वेल, ये भी आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट, a body of mass 2 kg moves under force 2 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap Newton. It starts from rest and was at the origin initially. After 4 seconds, its new coordinates are 8, b 20. The value of b is, देख रहे हो अब ये वही सेम चीज मोशन इन प्लेन जैसी चीजें बार बार आ रही हैं। आप लोग इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट हम लोग एक बार ऐसा कर चुके हैं तो इसको आप एज अ होमवर्क ही ले लो, हम नए टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, मतलब जो मैं होमवर्क दे रहा हूं मेक श्योर कि आप उनको खत्म कर दो, है ना, क्योंकि पीवाईक्यूज ही हैं, आपको हेल्प ही करेंगे, तो मेक श्योर खत्म कर देना। A boy pushes a box of mass 2 kg with force 20 I cap plus 10 J cap on a frictionless surface. If the box was initially at rest, then this much meter is displacement along the x-axis after 10 seconds. 10 सेकंड में x-axis के along कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो देखो दे आर आस्किंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, तो हम x की अगर फोर्स की बात करें, x डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 20 के बराबर है, 20। अगर आप x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन की बात करोगे तो आ जाएगा 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने फोर्स को मास से डिवाइड, इनिशियल पोजीशन उसके पास, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, और इसने और क्या बोला, बॉक्स वाज इनिशियली एट रेस्ट देन दिस मच मीटर डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछा ना। हाँ, तो फिर हम लिखेंगे sx इज इक्वल्स टू ux t प्लस में हाफ ax t स्क्वायर। अब ux की वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ sx विल बी इक्वल टू ux की अगर मैं बात करूं जो 0 हो चुका है, हाफ इंटू ax इज 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, इसने बोला है 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 5, आ जाएगा 500 मीटर। तो हमारे पास x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो सीधा सीधा 500 मीटर के बराबर है। ठीक है, सिंपल, इतना ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे आ चुके हैं, तो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनएलएम एंड मोशन इन प्लेन या फिर मोशन इन 1D है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है और प्रैक्टिस कर लेना है यार, एक बार में हो जाएगा, जब खत्म ही हो रहा है तो क्यों पंगे ले रहे हैं। ओके, object of mass 5 kg is thrown vertically upward from the ground. The air resistance produces a constant retarding force of 10 Newton throughout the motion. The ratio of time of ascent to the time of descent will be equal to, now this is again एनएलएम का क्वेश्चन है लेकिन प्रोजेक्टाइल से बेस्ड है, मतलब मोशन इन 1D पे बेस्ड है, मोशन इन ग्रेविटी में। तो इसमें क्या होता है, ये है आपका होमवर्क ही, लेकिन मैं आपको हिंट जरूर दूंगा। इसमें क्या होता है, देखो हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, अगर उसका मास 5 किलो है तो उसका जो वेट हो जाएगा वो 50 न्यूटन, एंड देन देयर इज अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन थ्रू आउट द मोशन हमें दी गई है। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट हमें बताना है। अब एसेंट में क्या होगा, देखो बॉल जब ऊपर जाती है और बॉल जब नीचे,
हमें ये बात करनी, ध्यान से देखो। जब ये बॉल ऊपर जा रही है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तब क्या होगा ना, एक तो उसका वेट नीचे की ओर लग रहा होगा 50 न्यूटन। अब साथ ही साथ जो रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो वेलोसिटी के अपोजिट लगती है। तो वेलोसिटी के अपोजिट लग रही है तो हमारे पास ये नीचे की ओर लग रही है 10 न्यूटन और एक्स्ट्रा। तो जब ये ऊपर जा रहा है तब जो एक्सेलरेशन हो जाएगी, नेट फोर्स हमारे पास 60 हो जाएगी, डिवाइड बाय मास 5 करोगे तो आ जाएगा अपने पास 12 मीटर पर सेकंड। वापसी आते होगा क्या दिक्कत है? वापसी जब ये आ रहा है तब इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर, फोर्सेस समझो। एक तो इसका वेट 50 न्यूटन नीचे लगेगा, वेट 50 न्यूटन लग रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगी। तो अगर वो नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लगेगी, और वो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन लगेगी। तो ऊपर की ओर, नीचे की ओर आते हुए जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास हो जाएगी, नेट फोर्स 50 माइनस 40, 50 माइनस 10 डिवाइड बाय मास कितना था, 5 था, तो हो जाएगा अपने पास 40/5 विच इज टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो ओनली डिफरेंस इज, जब ये ऊपर जा रहा था तो हमारे पास एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, नीचे आ रहा था तो एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमारे पास इस टाइम पर वेलोसिटी 0 है, दिस इज एट रेस्ट। हमें इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम पता है। आपको सिर्फ टाइम की डिस्कशन, तो टाइम के लिए हमारे पास दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस एटी यूज करो, या फिर लास्ट इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी सेकंड स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करो। तो पहली इक्वेशन में आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी पता है। दूसरे में नीचे आते हुए इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो आप v इज इक्वल टू u प्लस एटी अवॉइड करो। दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करो, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करना, बड़ा सिंपल सी चीज है। अगर आप लोग एनएलएम, आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल या फिर मोशन ग्रेविटी ढंग से पढ़ा है तो आप लोग देखोगे, आप लोग एक बार एक्सेलरेशन को 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके टाइम निकाल लो, एक बार एक्सेलरेशन को 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके टाइम निकाल लो, रेशियो निकालो ना, बड़ा सिंपल सा आ जाएगा। और ये बहुत सिंपल सा चीज है, कर सकते हो, ध्यान से करना, करना जरूर है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो बीच में, करना जरूर है। नेक्स्ट देखो, a body of mass 10 kg is projected at an angle of 45 degree with the horizontal. The trajectory of the body is observed to pass through a point 20, 10. If t is the time of flight, then the momentum vector at t is equals to t by root 2 is. Now again, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया। मैं क्वेश्चन इसलिए लाया हूं ताकि हो सकता है काफी बार ऐसे क्वेश्चन ना, लीनियर मोमेंटम पूछा है तो लीनियर मोमेंटम पूछा है तो वो इस चैप्टर में डाल दे, तो आप वहां पे भी ना करो, यहाँ पे भी आप प्रोजेक्टाइल का सोच के छोड़ दो तो कहीं पे भी नहीं करोगे। तो जस्ट फॉर योर सेक कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस देख लो कैसे आए हुए हैं, ये मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं एंड आप लोगों को इन्हें सॉल्व करना। कल ही आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है तो इस सब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल है, ट्राई करना, हो जाएगा। टाइम इज टी बाय रूट 2, बस इतना यूज करना है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चंस खूब सारे हुए उसी टॉपिक के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस है। Two billiard balls of mass 0.05 kg, each moving in opposite direction with 10 meter per second, collide and rebound with the same speed. If the time duration of the contact is 0.005 second, then what is the force exerted on the ball due to each other? Now again सिंपल सी चीज है कि हमारे पास एक बिलियर्ड बॉल है, जैसे मान लो मास m है, टू बिलियर्ड बॉल्स ऑफ मास, सेम मास है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लेते हैं ये भी u वेलोसिटी से जा रही है और ये वाली बॉल भी u वेलोसिटी से जा रही है। इन्होंने कहा है कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, तो टकराने के बाद इनकी स्पीड जो है वो सेम है। तो अगर ये मास m है तो ये u स्पीड से वापस जा रहा है, ये मास m है तो ये u स्पीड से वापस जा रहा है। तो टाइम ड्यूरेशन इज 0.05 सेकंड, तो टाइम का ड्यूरेशन है वो 0.05 सेकंड का है, 005 सॉरी 005 सेकंड का है। आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल ड्यू टू ईच, मतलब कोलिजन की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। आप किसी एक बॉल को पकड़ो, उसका मोमेंटम चेंज निकालो और आप उस पर फोर्स निकाल लो। इस बॉल पे जो फोर्स लगी होगी उतनी फोर्स दूसरी बॉल पे लगी होगी, न्यूटन थर्ड लॉ, सिंपल सी चीज है। तो आप क्या कहोगे कि भैया फोर्स अगर मुझे चाहिए, आप लिखोगे P फाइनल वेक्टर माइनस P इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो लेट्स से राइट वाली बॉल की बात कर लेते हैं। राइट वाली बॉल को अगर मैं पकड़ूंगा तो फाइनल मोमेंटम मेरे पास राइट साइड में जा रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा m u i कैप माइनस, इनिशियल लेफ्ट साइड में था तो मैं इसे लिखूंगा m
माइनस का आई कैप। काफी बार क्या होता है ना, बच्चों को लगता है कि यार पहले मोमेंटम एमयू है, बाद में मोमेंटम एमयू है, एमयू है, सब्ट्रैक्ट करके जीरो कर दो। अरे गधो, ध्यान रखो डायरेक्शन का। अगर कोई वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो वेक्टर भी चेंज होता है, तो उसका चेंज हमेशा जीरो नहीं हो। मैग्नीट्यूड सेम रहना डजंट मीन कि वो जीरो है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मान लिया, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। एक वेक्टर कब कब चेंज होता है, आप उसका डायरेक्शन चेंज करो, आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करो, आप दोनों चेंज करो तो वो वेक्टर चेंज हो जाता है। अगर इनिशियल मोमेंटम ऐसा है, फाइनल मोमेंटम ऐसा है, तो मोमेंटम चेंज हो चुका है, चेंज जीरो नहीं आ सकता है। इन चीजों को याद करके चलना है। डिवाइड बाय डेल्टा टी करोगे तो आपके पास एफ एवरेज आ जाएगा। नाउ दे वर आस्किंग कि हमें बताओ व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड, तो एम यू आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2mu डिवाइड बाय डेल्टा टी। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 2 टाइम्स मास, मास उसने दिया हुआ है 5/100 इंटू वेलोसिटी उसने दिया 10 के बराबर, टाइम जो दिया है 5/1000 दिया हुआ है, 5/1000। तो 1 2 2 5 से 5 काट दो तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन के बाद 200। तो हमारे पास एवरेज फोर्स आ गई। ठीक है, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आए हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इंपल्स। हमें बात करना है इंपल्स क्या होता है, क्या क्या होता है समझना है। इंपल्स का क्वेश्चंस आते हैं तो impulse is when a force of large magnitude acts on a body for small interval of time, the force is called impulsive। अगर कोई फोर्स है का लार्ज मैग्नीट्यूड है और वो बहुत छोटे से टाइम के लग रही है, उसको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। नाउ ये होता कब है वो ध्यान से समझते हैं। मान लो आपने कोई भी रास्ते पे जा रहे थे, रास्ते में आपको बॉल दिखी और आपने उसको दे के लात मार दी। फुटबॉलर तो हम बचपन से आ रही है, दे के लात मार दी। अब जब आपने उसको लात मारी, कांटेक्ट आपके पैर का और बॉल का बहुत कम समय के लिए था, लेकिन आपने बहुत तेज से लात मारी, तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन वो टाइम गैप बहुत कम है, तो आपने जो फोर्स दी दैट इज इंपल्सिव। अगर आपके घर में नया नया टीवी आया है और आप उसको खिसका के ले जाना चाहते हो, आप उसको ऐसे करके धक्का थोड़ा मार दोगे, आप उसको खींच के धीरे 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 लेके जाओगे, दैट इज नॉट एन इंपल्सिव फोर्स। जब आप धीरे धीरे खींच के लेके जा रहे हो, धक्का मार रहे हो, धीरे धीरे उसको मूव करा रहे हो, दोज आर नॉट इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स वो होती है जो आप जैसे क्रिकेट खेलते हो, बैट से बॉल को मारा, एकदम से तेज फोर्स लगी और बहुत ही कम समय में लगी, वो इंपल्सिव फोर्स है। वॉलीबॉल खेलते हो मारा, हॉकी खेलते हो मारा, है ना। तो अलग अलग केसेस में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो वो इंपल्सिव फोर्स है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इट एक्टेड फॉर इज कॉल्ड इंपल्स। तो जो इंपल्स इज नॉट द इंपल्सिव फोर्स, उस फोर्स को जब टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है उसे इंपल्स बोलते हैं। यानी कि आप जब जे वेक्टर लिखना चाहोगे, इंपल्स को जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। जब आप जे वेक्टर लिखना चाहोगे तो वो आ जाएगा एफ वेक्टर dt का इंटीग्रेशन, वो जितने भी छोटे से टाइम के लिए आई उस टाइम के लिए। अब ये एफ डी टी इंटीग्रेशन देखा देखा सा लग रहा है। एफ डी टी इंटीग्रेशन तो हमारे पास क्या होता है, पी फाइनल वेक्टर माइनस पी। तो हमारे पास जो इंपल्स का मैग्नीट्यूड आ जाता है वो सीधा सीधा आ जाता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, एंड दिस इज योर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स थ्योरम देखो, जेई मेंस के लिए तो इसका कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, जब डेल्टा पी निकाल लो जे की वैल्यू आ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। एडवांस में इसको सिग्निफिकेंस, अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं, क्या यूज होता है, आप जब एक बार एडवांस की तैयारी करोगे तब आपको ये चीजें। इसका यूज होता है रोटेशन में, मोस्टली रोटेशन हो गया या फिर हमारे पास सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास में कोलिजन हो गया, वहां पर इनका ज्यादा यूज आता है। बट यहाँ पर अभी हम लोग को सिर्फ यही देखना है कि जब हमारे पास कोई चीज हुई है, मोमेंटम चेंज हुआ, तो इंपल्स कितना होगा वो निकालना है। तो हमें जब बार बार इंपल्स निकालना होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना होता है, तो मैं कुछ चीजें आपको दिखा देना चाहता हूं ताकि आप लोग उसको याद रखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉल है, और ये चीजें हम लोगों ने रेडिएशन प्रेशर में की थी, आई होप आप लोगों को याद होगा। अगर ये मास m है और ये u वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा आगे की ओर वो mu के बराबर हो, और हमें कहा गया है उसके बाद ये रुक जाता है, टकराने के बाद ये रेस्ट पर आ गया। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है mu i कैप, फाइनल मोमेंटम हमारे पास है जीरो वेक्टर। तो हमारे पास जो इंपल्स होगा
या फिर आप बोल दो चेंज इन लीनियर मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वो आ जाएगा एम, ऐसे देखो ना, 0 माइनस एम आई कैप, तो हमारे पास ये आ जाएगा एम यू माइनस का आई कैप के बराबर। तो हमारे पास इम्पल्स आ गया, ठीक है। वहीं अगर अभी तो टकरा के रुक गया, अगर वो टकरा के वापस आ जाता है तो क्या होगा? सेकंड केस, अगर ये टकरा के वापस, लेट्स से ये u वेलोसिटी से जा रहा था और टकराने के बाद ये u वेलोसिटी से आ रहा है, का मास m, और आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो p फाइनल वेक्टर फाइनली वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। लेफ्ट साइड में मोमेंटम जब आप लिखोगे मास इनटू वेलोसिटी, और डायरेक्शन के लिए माइनस का आई कैप लोगे, और इनिशियल मोमेंटम जब आप लिखोगे मास इनटू वेलोसिटी, और राइट साइड के लिए आप लोग प्लस का आई कैप, और जब आप डेल्टा p वेक्टर निकालना चाह रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल हमारे पास है एम यू माइनस का आई कैप, इनिशियल हमारे पास है एम यू प्लस का आई कैप, और इधर माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, तो जो जे वेक्टर, जिसको आप डेल्टा पी वेक्टर बोल सकते हो, वो आ जाएगा 2mu, और ये डायरेक्शन वाइज माइनस का आई कैप। माइनस आई कैप इंडिकेट्स कि जो मोमेंटम की डायरेक्शन में चेंज आया है वो लेफ्ट साइड में आया है। पहले मोमेंटम ऐसा था, अब मोमेंटम ऐसे, तो चेंज आया वो 2 टाइम्स mu, और डायरेक्शन वाइज माइनस आई कैप है। इसी में एक लास्ट चीज और, थर्ड केस, अगर आपके पास बॉल किसी एंगल पे गिरती है, ठीक है, लेट्स से ऐसे बॉल आ रही थी, मास m है, u वेलोसिटी से बॉल आ रही थी, और टकराने के बाद u वेलोसिटी से जा रही है मास m, एंगल थीटा हमें बताना है इस केस में चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना। आप लोग एक बार चाहो तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसने कर लिया, बढ़िया, आंसर चेक। देखो क्या होगा इस केस में हमारे पास कि जब ये बॉल मूव कर रही है, ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल से एंगल थीटा रहा होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, यू कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल यू साइन। यहां पर वर्टिकल से एंगल थीटा बनेगा, दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, तो ऊपर की ओर वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा, और राइट साइड में वेलोसिटी होगी यू साइन थीटा। और यहां से आप लोगों को एक चीज दिख रही है कि ये यू साइन थीटा और ये यू साइन थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि आप जब लिखोगे डेल्टा पी वेक्टर, पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, पी फाइनल वेक्टर लिखते हैं, ये लिखोगे आप पी फाइनल, इस तरीके से जा रहा था, इसका एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट जब आप लिखोगे एम यू साइन थीटा आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस में एम कॉस थीटा माइनस इनिशियल। इनिशियल ये नीचे की ओर जा रहा है और राइट साइड में जा रहा है, तो एम यू साइन थीटा आई कैप, राइट साइड वाला तो आई कैप ही ले, लेकिन नीचे जो जा रहा है यू कॉस थीटा से मैं लिखूंगा प्लस का एम यू कॉस थीटा, डायरेक्शन के लिए मैं माइनस का जे कैप यूज कर रहा हूं। तो ये हमारे पास डेल्टा पी वेक्टर आ जाएगा। और आप इसमें अगर गौर से देखो तो ये जे कैप तो माइनस साइन के साथ, ये माइनस जे कैप ये ऐड हो जा रहा है, लेकिन ये आई कैप माइनस आई कैप ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास जो ये वाला फैक्टर होगा कट जाएगा, और हमारे पास जो ये फैक्टर होगा 2mu cos थीटा और डायरेक्शन जे कैप हमारे पास बच जाएगा, दिस विल बी योर डेल्टा पी वेक्टर। अब अगर आप लोग फोर्स निकालना चाहो तो आप इसको टाइम से डिवाइड करोगे। जैसे तो हमारे पास ये इंपल्स आया, अभी तो हम इंपल्स के बैनर के नीचे पढ़ रहे हैं सब, लेकिन अगर आपको एवरेज फोर्स चाहिए होती तो आप इसी को टाइम से डिवाइड करते, लेकिन डायरेक्शन जे कैप ही रहती। डायरेक्शन जे कैप रहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर ये बॉल यहां पर होती तो इस बॉल पर जे कैप डायरेक्शन में फोर्स लगती, तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस प्रकार लगी हो। तो ये हमारे पास सिनेरियो होता है। तो ये बड़े सिंपल सी चीज है जो कि पूछी जा सकती, माइट भी, चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे वो समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि a batsman hits a black hits back a ball of mass 0.4 kg
straight in the direction of the baller without changing its initial speed 15 मीटर पर सेकंड. The impulse imparted to the ball is. तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी देखा कि बॉल मास m की u वेलोसिटी से आ रही थी और टकराने के बाद ये m मास की वेलोसिटी वापस u वेलोसिटी से जा रही है. बस इस बार जो इसकी डायरेक्शन चेंज की गई है वो गंदा भी नहीं देखा पर ठीक, स्टिल बेटर. तो बैट से टकराई, टकरा के वापस जा रही. तो आपको इसको इम्पल्स निकालना ना. इम्पल्स जब निकालोगे तो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा पी वेक्टर के बराबर. और मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप बात करोगे मैग्नीट्यूड तो हमारे पास 2mu आ जाएगा. यही तो है ना यार, यही सेम केस तो है. डायरेक्शन वाइज तो 2mu आ जाएगा. तो अगर ये 2mu आ जाएगा तो अपने पास जो वैल्यूज दी है पुट कर देते हैं. 2 इंटू मास 0.4, 4/10 और वेलोसिटी 15. तो 2 5 जा 5 3 जा 4 3 जा 12 न्यूटन सेकंड. जब आप इंपल्स की बात करते हो हमारे पास जो इंपल्स का जो ऐसा यूनिट आती है वो न्यूटन सेकंड आता है, क्योंकि आप फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूटन सेकंड. एंड दैट न्यूटन सेकंड 1 न्यूटन सेकंड इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड. ये तो उतना, ये केजी मीटर पर सेकंड होगा, ये न्यूटन सेकंड होगा, तो दोनों बराबर हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये. एंड यू नो यू शुड डू दिस बाय योरसेल्फ. मैं बस साइड जाता हूँ, यहाँ पे पॉज करके आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. In two different experiments, an object of mass 5 kg moving with speed 25 meter per second hits two different walls, comes to rest within 3 seconds and 5 seconds respectively. Choose the correct option out of the following. तो एक बॉल थी जो कि 25 मीटर पर सेकंड से जा रही थी 5 kg की, और वो रेस्ट पे आ जाती है विद इन 3 सेकंड एंड विद इन 5 सेकंड. अब अगर हमारे पास एक बॉल थी जिसका मास m है और वो u वेलोसिटी से आ रही है, बॉल से टकराती है और वो फाइनली रेस्ट पर आ जाती है. अगर आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात करोगे दोनों केसेस में वो mu के बराबर होगा. लेकिन अगर आप फोर्स की बात करोगे वो दोनों केसेस में mu डिवाइड बाय टाइम के बराबर. तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि फोर्स लिखते हुए हमें समय की जरूरत पड़ती है, मोमेंटम में चेंज के लिए समय की जरूरत नहीं है. तो दोनों के केस में हमारे पास मोमेंटम में चेंज सेम रहेगा, यानी कि इंपल्स सेम रहेगा. तो इंपल्स एंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी सेम, गलत है. इंपल्स विल बी सेम, सही है. एंड फॉर द बोथ द केस बट द एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टाइम अलग है तो एवरेज फोर्स अलग होगा. तो हमारे पास ये ऑप्शन बी आ जाएगा. एवरेज फोर्स विल बी सेम, गलत है. बट इंपल्स विल बी डिफरेंट, बिल्कुल ही गलत है. एवरेज फोर्स एंड इंपल्स विल बी डिफरेंट फॉर बोथ द केसेस, गलत. तो हमारे पास ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप लोगों ने निकाला होगा. तो ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछी, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि पूछी जाती है 2022 में. मैं आप लोगों के 2023 के क्वेश्चन नहीं लेके आऊं, बिकॉज 2023 के क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना. समथिंग फॉर यू टू सॉल्व आपके पास भी. 2023 के आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, देखो कैसे क्वेश्चन आया हुआ, क्या उसका पैटर्न है, कैसे कैसे चीजें पूछी जा चुकी हैं, ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड रहो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट दिस विल बी योर होमवर्क. क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है ऐसा, बिल्कुल आपको बस इसको सॉल्व करना. okay. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, हम लोग जो बात कर रहे थे, आई होप आप लोगों को याद होगा, हम लोग सेकंड लॉ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख रहे थे. सेकंड लॉ पे हमने सबसे पहले बात की थी कि एवरेज फोर्स क्या होती है. दूसरा हमने बात की इंपल्स क्या होती है. तीसरा हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम क्या होता है. पहले तो सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है, फिर इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है, वो आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूँ. मान लो हमारे पास दो पार्टिकल है, एक और दो. इन पे कुछ फोर्सेस ऐसे लग रही है कि इस पे फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 लग रही है, इस पे फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 लग रहा है. दूसरा, बाहर से हमने इस पे फोर्स लगाई है एक F1 वेक्टर, और हमने एक इस पे फोर्स लगाई है लेट्स से लाइक दिस F2 वेक्टर. तो हमारे पास ये इस तरीके से फोर्सेस लग रही है दो पार्टिकल पे. अब ना ये सेंटर ऑफ मास वगैरह में भी काम आता है, तो ध्यान से यहीं पे देख लो ताकि वहां पे बार बार ना बताना पड़े. अगर आप अकॉर्डिंग टू
थर्ड लॉ की बात करो, अगर पहले वाले पार्टिकल ने दूसरे वाले पार्टिकल पे कोई फोर्स लगे, F21 मींस फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, दूसरे वाले पार्टिकल पे फोर्स पहले वाले की वजह से, एंड F12 मींस फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। तो पहले वाले पार्टिकल ने दूसरे वाले पे फोर्स लगाई और दूसरे वाले पार्टिकल ने पहले वाले पे फोर्स लगाई, तो ये तो हमारे पास एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। और न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि इनका जो F12 वेक्टर होगा दैट शिल बी नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑपोजिट है और इक्वल कर दिया तो हमने मैग्नीट्यूड सेम कर दिया। नाउ कंसीडर a system, consider a system of these two particles। इन दो पार्टिकल का एक सिस्टम कंसीडर करना, इन दो पार्टिकल का सिस्टम कंसीडर करने का मतलब है हम लोग अपने एक सिस्टम इमेजिन करेंगे कि लेट्स से ये पार्टिकल हमारे सिस्टम पार्ट है। जो मैंने लाल सा सरफेस बनाया है, दिस इज आवर सिस्टम, और ये सिस्टम हमारे पास क्या है, मतलब ये हमने दो पार्टिकल का सिस्टम ले लिया। अब इसमें अगर आप नेट फोर्स ऑन सिस्टम बात करोगे, एफ नेट ऑन सिस्टम, क्या आएगा मेरे पास? सिस्टम पे लगने वाली सारी फोर्सेस लिख लो। हमारे पास एक F1 वेक्टर है, हमारे पास एक F12 वेक्टर है, हमारे पास एक F21 वेक्टर है और हमारे पास एक F2 वेक्टर, ठीक है। तो सिस्टम पे लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस है। इसमें से पहले हम लोग बाइफरकेट करना सीख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो मैंने सिस्टम बताया उसमें दो पार्टिकल थे, बाइफरकेट किसका करना है हमें? इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कि हमारा टॉपिक है। जो दो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे पे भी फोर्स लगा रहे हैं और इन दो पार्टिकल पे अलग से भी फोर्सेस लग रही है जो बाहर से कोई लगा रहा है। तो जो दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये, इंटरनल फोर्सेस कौन सी होती है? इंटरनल फोर्सेस वो होती हैं बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द, जो सिस्टम के पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं उनको इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। तो F12 एंड F21 विल बिकम इंटरनल फोर्सेस। तो हमारे पास F12 एंड F21 विल बिकम इंटरनल फोर्सेस। तो ये हमारे पास सिनेरियो हो गया। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी होती है? एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो बाहर से लगती हैं। अभी F2 कौन लगा रहा है? वन फर्स्ट पार्टिकल तो नहीं लगा रहा है, तो बाहर से कोई खींच रहा होगा इस चीज को। और इस F1 की बात में करूं तो बाहर से कोई खींच रहा होगा। तो वो फोर्सेस जो सिस्टम के बाहर से लगती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। तो फोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम आर बेसिकली योर एक्सटर्नल फोर्स। अब इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी होगी? ये बाहर से लग रही है, ये बाहर से लग रही है, तो हमारे पास F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर योर एक्सटर्नल फोर्स। तो ये चीजें मुझे आप लोगों को समझानी है। अब इसमें अगर आप इंटरनल फोर्सेस की बात करो, F नेट इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस का सम अगर आप देखोगे आप कहोगे कि वो तो F12 वेक्टर और F21 वेक्टर के बराबर होगा। भैया आपको अगर इंटरनल फोर्सेस का सम चाहिए आप इसको और इसको ऐड कर दोगे, और क्योंकि F12 वेक्टर माइनस ऑफ F21 वेक्टर है तो आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ F21 वेक्टर प्लस में F21 वेक्टर, और ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास एक यहां से इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो, और ये हम लोग ऐसे एकदम ध्यान रखेंगे पूरी की पूरी अपनी फिजिक्स में, 11th-12th की फिजिक्स में, कि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो। अब दो की जगह चार पार्टिकल होते, 10 पार्टिकल होते, कितने भी होते, तो हमारे पास सेम आंसर आता हमेशा कि आप कोई भी दो को पकड़ोगे 1 2 2 1 0 हो जाएगा, 2 3 3 2 0 हो जाएगा,
54450 हो जाएगा, 1077110 हो जाएगा। कितने भी पार्टिकल हो, हर दो पार्टिकल के पेयर की वजह से जो फोर्सेस होंगी उनका सम जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा जीरो रहता है। और अगर आप यहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम देखोगे, एफ नेट एक्सटर्नल, एफ नेट एक्सटर्नल, अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस का सम देखोगे तो वो हमारे पास आ जाएगा F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर के, सीधा सीधा। और इसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कट पिट नहीं हो रहा वो। अब जो मैंने स्टार्ट किया था यहां पर नेट सिस्टम के फोर्स, एफ नेट सिस्टम, सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स, ये चीजें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि अगर आप इन चीज को ऐसे ध्यान से समझ लेते हो तो आगे जो आने वाले क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाएंगे। नेट फोर्स ऑन सिस्टम जो कि हमारे पास F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर है, ये दोनों का सम तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एफ नेट ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर जो कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्सेस का सम। यहां से जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम is equal to the sum of external forces। एक्सटर्नल फोर्सेस का सम अगर आप कर दोगे तो दैट विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स। तो ये आप लोगों को सेंटर ऑफ मास में भी काम आएगा, यहां पे भी काम आएगा, सब में काम आएगा। ठीक है, इसी का ध्यान रखना और हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया है सिस्टम, इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है क्या नहीं होता। देखो दीज आर द बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स। आप इसको ऐसे मत समझना कि एनएलएम में बेसिक्स है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का बेसिक्स। और मैकेनिक्स का बेसिस होने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपके पास वर्क पावर एनर्जी में भी आएंगी, सेंटर ऑफ मास में भी आएंगी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी आएंगी, रोटेशन में भी आएंगी। जब तक ये सारी चीजें आ रही हैं तो इनको ध्यान से समझ लो। बार बार यूज होने वाला, ग्रेविटेशन में भी आएंगी तो बार बार यूज होने वाला, तो इसको ध्यान से याद रखना है। हो सके तो एक बार दोबारा देख लेना, अगर आपको समझ में आता है पहले से तो बहुत ही बढ़िया है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, बड़ा सिंपल सा कंजर्वेशन लॉ है। फिजिक्स में हमारे पास चार ही लॉ होते हैं कंजर्वेशन के। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ मास फिजिक्स में नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग अभी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी है जिसमें E = mc स्क्वायर किया है कि मास गायब हो जाता है और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग वो चीज नहीं पढ़ते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहां से आता है, क्या होता है, वो हम लोग एक बार देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखो क्या होता है। आपके पास जो नेट फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp वेक्टर बाय dt। अब हमें पता है कि जो नेट फोर्स होती है वो नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। अभी जस्ट हमने बात की कि हमारे पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस का सम हमारे पास dp वेक्टर बाय dt आता है। नाउ कंसीडर ए सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स ही नहीं है। नाउ इफ external forces on a system is zero, अगर सम जीरो के बराबर आता है तो हमारे पास ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो डीपी वेक्टर बाय dt जीरो हो जाएगा। तो हमें पता चला कि डीपी वेक्टर बाय dt की वैल्यू ही जीरो के बराबर है और किसी का डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब है वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। जैसे अगर मेरे पास मान लो x की वैल्यू 2 है तो dx बाय dt जीरो हो जाएगा x की वैल्यू, लेकिन अगर मान लो y है तो dx बाय dt dy बाय dt हो जाएगा। तो हमारे पास अगर dp बाय dt जीरो है दैट इंडिकेट्स कि p वेक्टर हमारे पास क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। p वेक्टर कांस्टेंट रहने का मतलब है कि पहले भी मोमेंटम जो था वही मोमेंटम बाद में भी रहा होगा। तो इसको आप बोल सकते हो कि हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम था वही हमारे पास फाइनल मोमेंटम है। एंड दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं COLM लिखूंगा। तो दिस
इज योर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो ध्यान सुन लो, नोट। कंडीशन इज एफ एक्सटर्नल शुड बी 0, तब जाके आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल। ये ध्यान रखना, ये मैकेनिक्स क्योंकि हमें पढ़नी है तो मैकेनिक्स में हर जगह ये आएगा बार बार। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी तब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, अदरवाइज वो कंजर्व नहीं होगा। ये चीजों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। ओके, तो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। नाउ मेजरली अगेन वही कि इसके क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ मास में मिलते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी चीजें हम लोग कोलिजन और सेंटर ऑफ मास पे जब बात करेंगे वहां पे कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रिकॉइल ऑफ गन। अगर आपके पास तमंचा है, जब आप उसको चलाते हो तो पीछे क्यों आता है, था था, तो हाथ पीछे क्यों जा रहा है, वाई वाई वाई, वो हमें डिस्कस करना है। उस वाई का जवाब आपको यहां मिलेगा। तो आपको इमेजिन करनी है एक बंदूक, पीले कलर की, वो ये आपके पास एक बंदूक है, इसमें एक छोटी सी बुलेट, आपके पास इनके मास दिए हुए, बुलेट का मास हम स्मॉल एम ले लेते हैं और गन का मास हम लोग कैपिटल एम। जैसे कि आपको दिख रहा है ये रेस्ट पे है, देन शॉट्स वर फायर्ड, शॉट एक ही शॉट फायर करता है, शॉट इज फायर्ड। जब हम लोग शॉट फायर करते हैं तो क्या होता है, निंजा टेक्निक कुछ ऐसा रहता है कि समथिंग लाइक दिस, हमारे पास जो बुलेट होती है जिसका मास एम है, कैपिटल एम, इसकी वेलोसिटी लेट से आगे की ओर यू है, हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी पीछे की ओर कितनी। सारा का सारा खेल आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कि क्या आप सिस्टम को समझ पाते हो या नहीं समझ पाते, तो सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो सिस्टम है वो ये है, दैट इज गन प्लस बुलेट। बाद में जो हमारे पास सिस्टम है वो भी यही है, गन प्लस बुलेट। बुलेट बाहर निकल गई तो बुलेट को सिस्टम से बाहर नहीं निकाल देना, पहले गन और बुलेट मिलकर अगर सिस्टम बना रहे थे तो अब भी गन और बुलेट मिलकर सिस्टम बनाएंगे। जब फायर किया गया, क्यों, जब फायर किया गया, गन ने बुलेट के ऊपर वो इस तरीके से कुछ वो करते हैं ना, वो ऐसे करके मारता है कि वो एक्सप्लोजन होता है कि वो आगे जाती है गोली हमारे पास, तो वो एक्सप्लोजन हुआ, वो एक्सप्लोजन गन ने किया, गन ने बुलेट के ऊपर किया, जैसा भी है जो बुलेट में होता है, बारूद बोलते हैं उसको, गन पाउडर, बुलेट ने गन पाउडर पे स्ट्राइक किया, वो वहां पे एक्सप्लोजन हुआ जिससे वो दूर गए। नाउ वट एवर हैपेंड इन द सिस्टम, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई और बुलेट ने गन पे फोर्स लगाई, बाहर से क्या किसी ने कोई पंगे लिए, नहीं लिए, ने कोई परेशानी दिक्कत टेंशन दी, नहीं। अगर सारी की सारी फोर्सेस गन और बुलेट के आपसी में लग रही है तो वो तो हमारे पास इंटरनल फोर्स हो जाएगी, बाहर से किसी ने किया ही नहीं, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्सेस है इस केस में वो 0 के बराबर है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस 0 है तो हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया जा सकता है। और जब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में सोचने बैठोगे, आप सबसे पहले लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि हमारे पास शुरुआत में जो मोमेंटम है और अंत में जो मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए। शुरुआत में ये भी बैठा था, ये भी बैठा था, दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं, तो शुरुआत में हमारे पास मोमेंटम 0 के बराबर हो, तो मूव ही नहीं कर रहा तो मोमेंटम है ही नहीं, बात ही खत्म। बाद में दोनों को ही मूव करना है, तो वो राइट साइड जा रहा है लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इस पर ध्यान रखना होता है, जो राइट साइड जा रहा है
उसका मोमेंटम पॉजिटिव है, जो लेफ्ट साइड जा रहा है उसका नेगेटिव है। एटलीस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखना। आप जब बुलेट का लिखोगे आप लिखोगे MUI कैप, जब आप इसका लिखोगे आप इसको लिखोगे MV माइनस का। तो आपके पास यहां से V की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी MU डिवाइड बाय कैपिटल M। तो यहां पर आपको जो मैंने बेसिक आइडिया दिया है वो ध्यान रखना है कि व्हाट डज अ सिस्टम कंसिस्ट। इनिशियली भी वही होना चाहिए तो फाइनली भी वही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फाइनली आप बुलेट को निकाल दो सिस्टम से। सिस्टम में अगर वो पहले है तो बाद में भी रहनी चाहिए, अदरवाइज वो दिक्कत देगी। मतलब ऑब्वियसली आंसर ही गलत आ जाएगा उस केस में। तो ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और इस पे बेस्ड हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से समझते जाना, और बस बहुत सारी चीजें आती हैं। तो लाइक दिस कि हमारे पास एक रोप है और इसमें एक बढ़िया सा तो हमें उड़ाना है। हम क्या करते हैं तो फायर करते हैं। जब हम इसे फायर करते हैं समथिंग लाइक दिस हैपन। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो इस तरफ u होती है और इसकी वेलोसिटी पीछे की ओर v। इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल। क्वेश्चन इज फाइंड, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी। तो आप इसमें क्या समझोगे, ध्यान से सुनो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जब बात की वो वेक्टर फॉर्म में था, तो वेक्टर फॉर्म का यूज कर रहा हूं। सबसे पहले लिख लेते हैं। एज यू कैन सी कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, cos थीटा रहेगा और ऊपर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहला सिस्टम में हमारे पास कैनन प्लस बॉल थी, बाद में भी हमारे पास सिस्टम में कैनन प्लस बॉल रहेगी। तो ये चीज तो क्लियर है, जो हमारा सिस्टम है कैनन प्लस में बॉल रहेगी। दूसरी चीज, अब एक बात बताओ, जब मैं गन को ऐसे पकड़ के फायर करता हूं तो पीछे आ रही है, मतलब फोर्स पीछे लगी, बुलेट पे फोर्स आगे लगी, गन पे फोर्स पीछे लगी। अगर मैं ऐसे ही इस तरीके से फायर करूंगा तो क्या वो इधर जाएगी या नीचे जाएगी? जब बुलेट उधर जाएगी तो गन इधर जाएगी, तो इस तरीके से फोर्स लगेगी। तो वही सेम चीज यहां पर भी होती है कि हमारे पास जब कैनन बॉल जब उधर निकलती है तो कैनन पे फोर्स इस तरफ लगती है, तो वो फोर्सेस ऐसे लगती है। बट प्रॉब्लम इज कि यहां पे क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड हटा दो, दोनों में से ग्राउंड हटा दो। मान लो ये हवा में है, जस्ट इमेजिन किए स्पेस में उड़ रहा है, आपने बॉल फायर की, तो बॉल अगर उधर जाएगी तो हमारे पास कैनन इधर जाएगा, कैनन हमारे पास इधर। अब बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड वो नीचे नहीं जा पा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड वो नीचे नहीं जा पा रहा। तो हुआ क्या होगा कि वो जाना तो यही चाहता था, मतलब इस तरफ जाना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्राउंड वो केवल और केवल नीचे जाने के बजाय वो सिर्फ लेफ्ट साइड में चला गया। नीचे जाने का उसको ऑप्शन नहीं मिला। और वो ऑप्शन क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे पास एक वर्टिकल डायरेक्शन होगी, दैट फोर्स इज प्रिवेंटिंग इट टू गो डाउनवर्ड, है ना। अदरवाइज तो जा ही सकता था ना, अगर ग्राउंड नहीं होता तो डेफिनेटली जाता, लेकिन ग्राउंड की वजह से वो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी? तो आंसर इज नो, एक्सटर्नल फोर्स तो है हमारे पास। तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स इज नॉन जीरो। तो क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात ही नहीं करेंगे? तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाएंगे, हम कहेंगे कि देखो ठीक है, हमारे पास जो वाई डायरेक्शन की फोर्स है वो नॉन जीरो है, बट एक्स डायरेक्शन की फोर्स तो जीरो ही है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जब हमारे पास एक्स डायरेक्शन की फोर्स जीरो है तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाता हूं केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में, और ये कहेगा कि इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स। तो आप लोगों ने बेसिकली अभी अभी क्या सीखा है कि अगर हमारे पास नेट फोर्स जीरो नहीं भी है तो भी हम डायरेक्शंस का यूज कर सकते हैं। एक्स वाई जेड तीनों में ब्रेक कर लो, अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्सटर्नल जीरो है तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो,
वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो होती तो वाई डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते थे। हमारे पास यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में एक जीरो है तो हम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कर रहे हैं। इनिशियल दोनों में से कोई भी एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था। फाइनली ये राइट साइड में जा रहा है तो आ जाएगा एम यू कॉस थीटा के बराबर, और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसको मैं लिखूंगा माइनस का कैपिटल एम वी के बराबर। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? समझ सभी को? तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको और कराता हूं, इसे ध्यान से देखो। लेट्स से हमें कहा गया है कि एक बुलेट है, मास m है, u वेलोसिटी से आ रही है, और एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, वो रेस्ट पे है। क्या होता है कि टकराने के बाद ये बुलेट जो है उस ब्लॉक के अंदर धंस जाती है, तो इसका टोटल मास हो जाता है हमारे पास स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और उसके बाद ये किसी वेलोसिटी v डैश, हमें उस v की वैल्यू फाइंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा कि सिस्टम जो है वो ब्लॉक और बुलेट है, तो मैं ज्यादा चीजें नहीं लिख रहा हूं। ब्लॉक बुलेट पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बुलेट ब्लॉक पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे इन एक्स डायरेक्शन। और इनिशियल मोमेंटम क्योंकि सिर्फ ये मूव कर रहा था, P इनिशियल इन x शुड बी इक्वल टू P फाइनल इन x, तो मैं क्या कहूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग कहेंगे m u आई क्या, x में ही ले रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट साइड वाले डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। बाद में दोनों साथ में जा रहे हैं, टोटल मास m प्लस m है, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा सिनेरियो है हमारे पास। और एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, इसमें इसमें यूज होता है मजल वेलोसिटी का, और वो भी पूछा जा सकता है कुनोस। तो आपको वहां पे जब दे देगा और आपको फिर समझ नहीं आएगी तो आप लोग अभी समझ लो अच्छे से कि मजल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन इज कि गन इज फायर्ड, कोई सेम है, इसका मास स्मॉल m ले रहा हो, इसका मास कैपिटल M ले रहा हो। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि इफ मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट is u, find recoil velocity, find recoil velocity of gun, गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकाल। देखो क्या होगा, तो चीज है मजल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी गन, मतलब कि आप जब इस सिनेरियो को समझोगे, लेट्स से हमारे पास ये गन बुलेट सिस्टम है, ऐसा कुछ है। तो मजल वेलोसिटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब आप इस पे बैठ के देख रहे हो तब उसकी वेलोसिटी आगे की ओर, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू गन, ये सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू गन है। तो हमें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, जब आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो देखते क्या होता है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा सिनेरियो होता है बस कि ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी खुद की वेलोसिटी v पीछे की ओर है तो वही v वेलोसिटी आप इससे भी दोगे, तो अब आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी विद रिस्पेक्ट। नाउ दीज वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बस रिलेटिव वेलोसिटी में ये होता है कि
अगर आपके पास ये u वेलोसिटी से जा रहा था और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी u है, दिस इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू गन। अगर आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी इमेजिन करो, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी पीछे की ओर v रही होगी, तो आप इसे भी पीछे की ओर v वेलोसिटी दोगे। अब ये जो दोनों वेलोसिटीज आई हैं, दीज आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैंने यहां पर उसे शो कर दिया है, दीज वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमारे पास इसकी ओवरऑल वेलोसिटी आगे की ओर हो जाएगी u माइनस v के बराबर। तो आप लोगों ने रिलेटिव मोशन देख लिया होगा। रिलेटिव मोशन में ये चीज हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी दी हुई है, मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए, तो जो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है वो मैं इसे भी दूंगा और वो मैं इसे भी दूंगा। अब जब आप इसे पीछे की ओर v दोगे, इसे पीछे की ओर v दोगे, तो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी लेफ्ट साइड में v और इसकी ओवरऑल वेलोसिटी राइट साइड में u माइनस। तो हमारे पास कैपिटल M है, ये हमारे पास स्मॉल m है। आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे, आप कहोगे इनिशियल मोमेंटम दोनों रेस्ट पे थे 0, फाइनल मोमेंटम ये राइट साइड में जा रहा है तो आ जाएगा m इंटू यू माइनस वी के बराबर, और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो माइनस का mv। यहां से आप कहोगे 0 इज इक्वल्स टू, इनफैक्ट स्मॉल एम वी और कैपिटल एम वी लेफ्ट साइड ले आओ, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू यू, तो ये आ जाएगा एम यू ओवर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। मजल वेलोसिटी, तो हमने जो पहले रिकॉइल ऑफ गन देखा था उसमें सिंपली आ गया था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी थी। मजल वेलोसिटी जब देगा, वर्डिंग्स ध्यान रखना, अगर आपको एक की वेलोसिटी दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड थिंग और आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए, तो जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है वो इसे भी दो और वो इसे भी दो, ताकि ये दोनों वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाए। अब आप अगर इसके रिस्पेक्ट में दोबारा वापस देखना चाहोगे तो इसे रोकने के लिए आगे की ओर वेलोसिटी दोगे, इसे रोकने के आगे वेलोसिटी दोगे, दोनों की वेलोसिटी कट जाएंगी तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी u बच जाएगी। तो रिलेटिव मोशन में ये चीजें आती है। आई होप आप लोगों ने सब कर लिया होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेरियस फोर्सेस इन नेचर। तो इस पर क्वेश्चन के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा हमें आज तो, मतलब कल करेंगे हम लोग। तो एक बार हम फोर्सेस के बारे में समझ लेते हैं, क्या होती है, कैसे लगती है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चंस के बारे में। क्या होता है वेट की अगर बात करो, सबसे पहले हमारे पास वेट होता है। तो लेट्स से इफ यू हैव अर्थ, तो वेट इज नथिंग बट अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, और वो जिस फोर्स से खींचती है वो हमारे पास होता है वेट। तो जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय मास टू एक्सेलरेशन। जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, या फिर लगभग लगभग पर सेकंड स्क्वायर लेके, हम यही तो करते आने बचपन से। 9.8 है, कौन कैलकुलेशन इतनी परेशान करेगा, 10 ले लेते हैं, काम खत्म करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात करूं तो इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एक्ट्स व्हेनेवर देयर इज ए कॉन्टैक्ट, वेयरएवर देयर इज ए कॉन्टैक्ट। तो जब भी हमारे पास कहीं पे भी कॉन्टैक्ट अगर होता है तब हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है। इट्स लाइक कि अगर आप दो हाथों को जोड़ रहे हो, एक हाथ दूसरे हाथ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, दूसरा हाथ पहले हाथ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा। जब आप बेड पे बैठते हो तो आपकी तशरीफ बेड पे फोर्स लगाती है, बेड तशरीफ पे फोर्स लगाती है, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाती है, वो नॉर्मल रिएक्शन होती है। कोई भी चीज किसी भी चीज पे पड़ी है तो हमारे पास वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होंगे, आप अगर ऐसे ग्राउंड से जब हाथ रख के ऐसे रखते हैं खड़े हो जाते हो तो हवा में कर रहा है, लेकिन जब आप खड़े होते हो दीवार के साथ लग के, तो भी आपका हाथ दीवार पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है, दीवार हाथ पे कांटेक्ट फोर्स लगा रही है, दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो वो वापस नॉर्मल रिएक्शन, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, ध्यान रखना है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ऑलवेज ए पुशिंग फोर्स, नॉर्मल हमेशा पुश करता है। जब आप बेड पे बैठे हो तो बेड आपको पुश कर रहा है, आप बेड को पुश करो। जब आप दीवार के सारे खड़े हो, आप दीवार को पुश करो, दीवार आपको पुश कर रहे है। जब आप जमीन पे बैठे हो, जमीन आपको पुश कर रही है, आप जमीन को पुश करो। तो हमेशा पुशिंग फोर्स होती है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इट्स लाइक कि हमारे पास हाथ के एटम्स बहुत ज्यादा पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, तो वो जो रिपल्सिव फोर्सेज होती है, दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर रहती है। और पूछ ले तो ध्यान रख, एक बार पूछा भी गया था, पता नहीं कौन से फोर्स के बारे में पूछा था, इसका नेचर कैसा होता, तो
ध्यान रखना है क्या। ओके, नेक्स्ट इज टेंशन। बेसिकली हम स्ट्रिंग में बात करते हैं, रस्सी में टेंशन की बात करते हैं। इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। रस्सी हमेशा खींचने का काम करती है। ऐसे जैसे मान लो आपने छत से रस्सी बांधी और आप उसमें लटक गए, तो रस्सी आपको खींच रही है, आप रस्सी को खींच रहे हो। अब आप धक्का नहीं दे रहे, आप उसे खींच रहे हो। रस्सी जिस दीवार से लगी हुई है वो दीवार को खींच रही है, मतलब छत को खींच रही है नीचे। अगर आप सामने वाले टग ऑफ वॉर करते हैं ना, टग ऑफ वॉर रस्सी पकड़ के आप खींच रहे हो, आप रस्सी को खींच रहे हो, रस्सी आपको खींच रही है। तो रस्सी हमेशा इज पुलिंग फोर्स, वो हमेशा खींचती है। कैसे लगती है वो भी आपको ध्यान से दिख जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास इस तरीके से एक रस्सी पे मैंने ब्लॉक टांग दिया, तो एक ब्लॉक तुम लोग हो। अब अगर तुम ऐसे रस्सी से टंगे हुए हो, तो रस्सी तुम्हें ऊपर की ओर खींच रही है, तुम पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर लगेगी, रस्सी पे जो फोर्स लगेगी नीचे लगेगी। टेंशन, रस्सी जब ऊपर वाली दीवार को खींचेगी अपनी ओर खींचेगी, लेकिन रस्सी पे जो खुद पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की ओर लगेगी। तो जब हम लोग एफबीडी के बारे में बात करेंगे तो मैं ध्यान से समझाऊंगा कैसे कैसे होता है, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे पास फिलहाल ये रहता है। तो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है क्योंकि जो रस्सी होती है, रस्सी के मॉलिक्यूल्स दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब वो दूर जाने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्शन फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट एन आइडियल स्ट्रिंग। अगर आपके पास आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग कौन सी होती है? इट इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस मतलब उसका खुद का मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल मतलब कि वो उसे खींचा नहीं जा सकता है। अगर ऐसी रस्सी है आपके पास तो उसके अंदर थ्रू आउट टेंशन क्या रहती है? सेम रहती है। मतलब जो मैंने ऊपर टेंशन टी दिखाई है, नीचे टेंशन टी दिखाई है, आप किसी भी पॉइंट पे टेंशन की बात करोगे, यहाँ पे टेंशन टी रहेगा, यहाँ पे टेंशन टी रहेगा, यहाँ पे टेंशन, थ्रू आउट द रस्सी टेंशन क्या रहती है? सेम रहती है। तो ये हमारे पास टेंशन होता है। एंड नेक्स्ट इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हमारे पास क्या होता है? लेट्स से मेरे पास एक स्प्रिंग है, दिस इज ए स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट। आपने क्या किया? इसे खींचने की कोशिश की, आपने इसे खींचने की कोशिश की, तो आपने इसे डिस्टेंस से खींचा, एक्स से। आपने जब इसको किसी डिस्टेंस से खींचा, एफ से, मतलब आपने इस तरीके से एफ से खींचा इसे, तो स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाता है? आप जब स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे तो स्प्रिंग तो आपको उधर की ओर खींचेगा ना। ये तो फील कर सकते हो ना, अगर आप स्प्रिंग को पकड़ के इधर धक्का मारोगे, उधर खींचोगे, तो स्प्रिंग आपको वापस फोर्स लगा रहा होगा। तो जो स्प्रिंग की जो फोर्स लग रही होती है इस सिनेरियो में, वो इस तरफ लग रही हो। वहीं अगर आप स्प्रिंग को पकड़ के दबा देते हो, धक्का देते हो, तो क्या होता है? उस केस में हमारे पास ऐसे स्प्रिंग इस तरीके से हो जाता है, आपने इसको अंदर की ओर धकेल दिया, तो स्प्रिंग क्या करता है? जब आप इसको अंदर की ओर धकेलोगे, स्प्रिंग बाहर की ओर फोर्स लगाता है। तो स्प्रिंग की जो फोर्स लगती है वो बाहर की ओर लगती है। तो इट्स लाइक जब आप उसे बाहर खींचते हो तो स्प्रिंग अंदर की ओर फोर्स लगाता है, अंदर करते हो तो स्प्रिंग बाहर की ओर फोर्स लगाता है। तो जो स्प्रिंग फोर्स आती है हमारे पास, पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होती है। जितना ज्यादा आप उसे बाहर खींचोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, जितना ज्यादा उसे अंदर की ओर दबाओगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। दूसरा, अगर आप वेक्टोरियली बात करोगे, देयर इज अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है अगर अंदर गया है डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स बाहर, बाहर गया है स्प्रिंग तो अंदर की ओर फोर्स। मतलब एक्स और एफ स्प्रिंग हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो यहां से जो स्प्रिंग फोर्स आती है वो हमारे पास आती है माइनस के टाइम्स एक्स के बराबर, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और हम वेक्टर वेक्टर नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं एफएसपी, क्योंकि एक ही डायमेंशन में होता है, माइनस के एक्स के बराबर। तो हमारे पास क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग है, सिर्फ वाई के अलोंग है, सिर्फ जेड के अलोंग है, किसी भी एक लाइन के अलोंग है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं विच इंडिकेट्स एक्स के अपोजिट स्प्रिंग फोर्स लगी। एक्स बाहर की ओर होगा तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की ओर होगी, एक्स अंदर की ओर होगा स्प्रिंग फोर्स बाहर की होगी। और ये जो एक्स होता है ना, दिस इज बेसिकली एक्सपेंशन और कंप्रेशन। आपने उसको कितना एक्सपैंड किया है, कितना कंप्रेस किया है, वो हमारे पास एक्स। ठीक है,
तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स होता है, इसके बारे में कुछ कुछ चीजें समझनी है कि क्या होती है क्या नहीं होती है। तो क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ 1-2 मिनट का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। स्प्रिंग फोर्स जो कि -kx के बराबर हमने देखा, हमें पता है कि स्प्रिंग अगर कंप्रेस करोगे तो बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, उसे एक्सपेंड करोगे अंदर की ओर फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि फॉर अ स्प्रिंग हमारे पास जो लेट्स से एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसकी लेंथ l के बराबर। तो हमारे पास किसी भी स्प्रिंग के लिए k इंटू एल कॉन्स्टेंट, अगर आप लेंथ कम कर दोगे तो k की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लेंथ ज्यादा कर दोगे तो k की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेसिकली k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ जाता है। तो इसका मतलब ऐसा सा है, मान लो अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, की लेंथ l है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दो पार्ट्स में बांट दिया गया। एक लेंथ हमने ली l/3 और एक लेंथ हमने ली 2l/3। तो बताना नए स्प्रिंग कांस्टेंट कितने होंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है, खुद बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेंथ अगर डबल होगी तो के हाफ हो जाएगा, लेंथ अगर हाफ होगी तो के डबल हो जाएगी ना, दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अगर ये 1/3 होगा तो ये 3 टाइम्स होगा, अगर ये 1/4 टाइम्स होगा तो ये 4 होगा, अगर ये 1/5 टाइम्स होगा तो 5 हो जाएगा। तो वही अगर आपके पास लेंथ l से l/3 हो गया तो वो k से 3k हो जाएगा, सच दैट अगर पहले इनका प्रोडक्ट kl था तो अब भी इनका प्रोडक्ट kl रहे। अगर वो 3 से डिवाइड हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2/3 से डिवाइड होगा, तो ये 2/3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3k/2, सच दैट दोनों का प्रोडक्ट अभी भी क्या रहा है k × l। तो अगर आप स्प्रिंग को तोड़ रहे हो तो ये चीज हमारे काम आती है। अगर आप स्प्रिंग को तोड़ते हो, ये 1/3 किया तो ये 3k हो जाएगा, और 2/3 किया तो ये 3/2 हो जाएगा। ये चीजें यूज की जाती है। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं कि हमने एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, इट इज कट इनटू एन इक्वल पार्ट, फाइंड k ऑफ ईच स्प्रिंग। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर आपने उनको n इक्वल पार्ट्स में कट किया तो हमारे पास जो नई लेंथ आ जाएगी वो 1/n टाइम्स हो जाएगी। भाई अगर 10 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो 1/10 हो जाएगा, n इक्वल पार्ट में बांटोगे तो 1/n हो जाएगा। टोटल लेंथ का 1/n हो चुका है। इफ दिस इज टोटल लेंथ का 1/n, तो नया वाला जो k डैश हो जाएगा वो सिंपली n/k है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। इन सब चीजों को आपको ढंग से पढ़कर आना है, ध्यान से एक बार देख लेना और कोशिश करना जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिया, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, एक बार रफ में कर लो। अगर आप उतना काम कर लोगे तो आपको कल की क्लास बहुत आसान लगेगी, क्योंकि कल हम लोग वो क्वेश्चंस पे आएंगे जिसमें ब्लॉक पे फोर्स लग रही है, बीडी बनाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें होती हैं। कल हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो मेक श्योर यहां तक सारी चीजें क्लियर कर लो, कवर कर लो अच्छे से, ताकि कल की चीजों में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो।